Recording has been started for the class. अब अपने आप को म्यूट ही रखना। जो पिछली बार होमवर्क दिया गया था उसको खोल रहे हैं बाय स्क्रीन शेयर। सब लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन अभी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर तो सबको समझ में आ ही रहा है। अभी ओम अपने आप को अनम्यूट करो। क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस अगर है तो इसमें ये मैं अनम्यूट हूँ सर। हाँ, ये सेंटर में यहाँ एटम क्यों रखे हो? यहाँ देखो जहाँ माउस है दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं एटम, वहाँ पे एक एटम क्यों बनाए हो? सर एटम ये है सर, सेंटर एटम ये है, वो उसके नेबरहुड एटम है सर। सेंटर एटम सेंटर वन वाला है सर। अच्छा, तुम क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस किसको कह रहे हो? यहाँ राइट साइड में जो टॉप में है या लेफ्ट साइड में जो है? ये है सर, इधर 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 नहीं समझ लेफ्ट में हैंड आएगा साइड ना, वाला ये। लेफ्ट हैंड साइड का है ना। हाँ, रियलाइज जब तुम इस तरह से रिमोटली बात करते हो तो इधर उधर से बात समझ में नहीं आती। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड में जहाँ, तो इसमें अगर सेंटर एटम ये है तो उसके मतलब अगर किसी स्टूडेंट को समझना होगा तो वो कैसे समझेगा कि यहाँ पर एक एटम है, वहाँ एक एटम है? इसका क्यूब कहाँ है? इसका क्यूब कहाँ है? सर सेपरेटली तो मैंने डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया है सर, एक ही में किया हुआ कोई है। बात नहीं। तो जो बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये समझे कि ये जो डायग्राम ओम ने बनाया है इसमें उसने 8 क्यूब्स बनाए हैं। तो हम लोग उस 8 क्यूब के फ्रंट राइट क्यूब को देखते हैं। देखो उसका कोना ये है। क्यों ओम, डू यू एग्री? यहाँ हाँ जी सर। ये उसका कोना है और उस क्यूब के डायगोनली ऑपोजिट एंड पे ये एटम बैठा है जो कि सेंटर है उसका उन 8 क्यूब्स का जो चारों तरफ से तुम बनाए हो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए तुमने बनाया है ना? जी सर। तो नियरेस्ट नेबर्स जो इसके हुए वो 6 है। ये बात सबको समझ में आया ना? मुझे लगता है सबको आया। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों ओम ने इस बात को डिस्कस करने को कहा था। आई विश अगर वो होता तो ये बात हो पाती। प्रकाश सर। हाँ प्रकाश। ये फेस सेंटर्ड ब्रेवाइस लैटिस तो समझ नहीं आ रहा, तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा तुमने कैसे बना दिया सर ये सेंटर वाला यहाँ पे है जो हाँ, सारी but ब्रांचेस। this is not clear. This is not even an attempt on making it clear. तो ये 12 है, कैसे समझाओगे किसी को? तुम्हें एक क्यूब देखो, जैसे यहाँ तुमने बनाया था ना, तो कम से कम ये समझ में आ रहा था कि एक क्यूब के चारों तरफ तुमने ऊपर और नीचे क्यूब्स लगा दिए हैं। यहाँ पे तो वो पता नहीं लग रहा। यहाँ का ब्रेवाइस लैटिस क्लियर नहीं है। खैर, तुम्हारा नंबर सही आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी लैटिस इज 12। सो तुम एक्सप्लेन कर पाओगे अपने आप को कि कैसे 12 होता है? सर इसमें मैंने जैसे सर आपने बताया था ना सर कि जैसे कोई भी सर डबल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर वाला जो ब्लॉक है सर, उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो सर एक नीचे क्यूब है, एक ऊपर क्यूब है सर। हाँ। और जो सेंटर एटम है सर, जिसकी ब्रांचेस जो सब सारी ब्रांचेस जो इस सेंटर एटम से जुड़ी हुई हैं, और बाकी जो सर जितने ऊपर भी आप देख रहे हो, जो ऊपर भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो सर इस सेंटर एटम से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए सर वो क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है इसका, जो बाकी ऊपर छूटे हुए हैं सर। चलो रुको, इसको ऐसे करते हैं ताकि बाकी कोई एक और व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करो। अमित, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? एक एटम को क्यूब का वो कोना, जैसे ये था ना, सॉरी, जैसे यहाँ
जैसे यहाँ पर है कि क्यूब का एक कोना है और उसके सब एक ही क्यूब की बात करें, एक बार में एक ही प्रिमिटिव सेल जिसको कहते हैं ना, एक ही की बात करें, तो उसमें कितने एटम्स उसके नजदीक हैं, पहले ये देख लेते हैं। हाँ ओम, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक हाँ क्यूब है सर। हमारे सामने और उसका एक कोना ले लेते हैं, उस फेस सेंटर्ड क्यूब में कितने एटम्स उसके पास में है। तो नीचे वाला जो सरफेस है, फेस, वो जो क्यूब है उसका नीचे वाला जो सरफेस है, उसमें सेंटर में जो होगा वो सबसे नजदीक है उसके। हाँ, उसके हाँ बाद सर। 3 फेस उससे सटे हुए हैं, एक बेस और ये दोनों साइड के, है ना। तो ये दोनों, ये तीनों फेस के जो सेंटर में एटम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के, वो इस कोने वाले एटम से सबसे नजदीक है ना। तो 3 एटम हो गया ना एक क्यूब में। हाँ जी। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको चारों तरफ से क्यूब से सर्कुलेट कर लो और नीचे भी। अब काउंट कर लो कितने हुए, तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे 12 हुआ। समझ, सोचने का तरीका समझ में आया? हाँ सर। ये सरलतम तरीका है सोचने का। अगर कल को एक नया तुमको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो तुम आगे सोचोगे कैसे, ये पता होना चाहिए। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड में भी होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये तो तुमने बना लिया। और द क्वेश्चन वाज, सर मेरे को वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था सर। हाँ तो वेक्टर पहले तुम बनाए नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मेरे को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा सर। मैंने कोशिश की है सर, मैंने उसके फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर वो आपको देखना हो सर तो। लेकिन उसके हाँ आगे बट मेरे देन द होमवर्क इज नॉट कंप्लीट ना, तुम्हें करना था ना या कंप्लीट। सर इट्स नॉट कंप्लीट। अच्छा, मेरे स्लाइड्स नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं इसको trying to refresh it and reach there. ये तुम्हारा पुराना होमवर्क था, ठीक है। तुम लोगों को ये गुड न्यूज़ मिला, होम, तुम्हें ये गुड न्यूज़ मिला, 4 तारीख से यूनिवर्सिटी खुल रही है। सर सुनने में तो आया था सर। हाँ, तो 4 तारीख से तुम लोग को आधी आधी क्लास करके आना है। इस बारे में एचओडी देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। स्पष्ट नहीं हुई, आधी आधी क्लास मतलब? पूरी क्लास को एक बार में नहीं आने को कहा गया है। हम लोगों को निर्देश यही दिया गया है कि आधी क्लास एक बार में आएगी। अच्छा तो कौन से आधे को कब बुलाते हैं ये उनकी मर्जी है। सर, हम तो आधे से भी आधे रहते हैं सर, इसमें क्या धारणा है? ये बात सही कह रहे हो, वैसे ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, सही कह रहे हो। हाँ। लोग आधे रहते ही नहीं। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो पावर पॉइंट मिल गया मुझे जो। तो ब्रेवाइज लैटिस, तो रेसिप्रोकल लैटिस में क्या नहीं समझ, पोजीशन वेक्टर वाली क्या बात समझ में नहीं आई थी? तो हाँ सर, बोल रहा हूँ, मैं अपना नोट निकाल दूं सर। सर ये जो क्यूबिक ब्रेविस लैटिस में जो हमें पोजीशन वेक्टर जो फाइंड करना था, तो सर ये जो क्यूब की जो सर जो जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, जो एक क्यूब होता है,
तो सर मान ले जैसे हम तीनों साइड जैसे मानते हैं ए होगी सर, तो ए क्यूब हो गया। तो सर एक फॉर्मूला मैंने नेट से देखा था सिंपल ब्रेविक्स लैटिस के लिए सर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर ब्रैकेट में वी वेक्टर नहीं इनटू नहीं, ये सी। फॉर्मूला मुझे मत बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, तुम्हें क्या सर दिक्कत हो रही थी करने में ये बताओ। इसके बाद ही मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर। हम्म, तो सबसे पहले सबसे आसान जो है उसकी बात करते हैं। एक क्यूबिक लैटिस है। क्यूबिक लैटिस ये होता है, ये तो सबको पता है, ये तो स्पष्ट है सबको। यस सर। अब इसमें मैं बनाना चाहता हूँ इसका, मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है जो बाएं तरफ कोने में है, इसको लिख देते हैं कि ये इसको ओ नाम दे देते हैं, और ये जो ओ है वो हमारा सेंटर है। अब यहाँ पर से अगर पोजीशन वेक्टर्स बनाने हो हमें, अच्छा एक दो और चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो जैसे कि ये कह लेते हैं एक्स एक्सिस है और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये वाला अगर वाई एक्सिस हुआ तो ये वाला जेड एक्सिस होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि एक्स वाई जेड किस आधार पे बनाया जाता है। यस तो एक्स वाई और जेड है। तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं। प्रकाश तुम बना पाए क्या पोजीशन वेक्टर्स? यस सर, बनाए थे, लेकिन ऐसा वाला एक कॉर्नर पे एटम नहीं था, उसके चारों तरफ क्यूब थे। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वो भी एक वैलिड मेथड है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे है, मैं एक बार सैंपल बना रहा हूँ। तो इसमें अगर तुम्हारे क्यूबिक सेल का प्रिमिटिव वेक्टर ए लेंथ का है तो इसको कह लो ए आई कैप। आई कैप बनाने में मुझे यहाँ दिक्कत होगी, तो तुम लोग सर इसको समझ में आ रहा है, आप समझ लो। बोलिए, आई कैप समझ आ रहा है। ए जे कैप प्लस ए के कैप, एज सिंपल एज दैट। यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया क्यूबिक वेक्टर का, क्यूबिक लैटिस का। ये जो पूछे थे यहाँ पे, देखो यहाँ क्या पूछे थे, देखो यहाँ क्या पूछे थे। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फ्यू इजी टू विजुअलाइज ब्रेवाइस लैटिस, क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस। तो क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस यही तो है, इसका पोजीशन वेक्टर बनाने में क्या दिक्कत है? अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर बोलते किसको है? देखो वापस आ जाते हैं जल्दी से हम लोग इस पॉइंट पे कि पोजीशन वेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट आर को डिनोट, आर से जो डिनोट करते हैं ना सर, जिसमें n1 n2 n3 को बदल बदल के तुम सारे पॉइंट्स को उस लैटिस में पा सकते हो। तो अब अगर हम इसमें यहाँ a के सामने सर n और a तो एक ही होगा ना? हाँ, आई गेट योर पॉइंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। अभी फिर से इसको थोड़ा खोलते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्यूब में जो पॉइंटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर ये और ये, इन तीन एटम्स तक पहुंचने के लिए तो इससे हम लोग पहुंच गए ना, है ना। अब तुम ऐसे सोचो, नेक्स्ट, अब कोई रैंडम अगर आर वेक्टर हो तो उसमें अगर हम n1 टाइम्स a आई कैप, प्लीज मेरे साथ देखते रहना वरना ये छूट जाएगा, मैं वेक्टर सिंबल्स नहीं दे पा रहा हूँ, प्लस n2 टाइम्स a j कैप प्लस
N3 टाइम्स A K कैप। अब जरा देखो, ये कौन पूजा बोल रही थी, तो पूजा देखो ये जो अभी नीचे मैंने इक्वेशन लिखा, अब इसमें N1 N2 N3 की वैल्यू तुम बदलते रहो और तुम्हें इस लैटिस में अलग अलग स्पॉट्स मिलते जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं इस वाले एटम पे जाना चाहता हूँ। सबको समझ में आ रहा है किस एटम की बात मैं कर रहा हूँ? मैं इस एटम पे आना चाहता हूँ, तो बताओ N1 N2 N3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर N1 0 होगा और N2 और N3 1 1 होगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो सर N2 N3 N1 0 कैसे हो गया? हाँ ओरिजिन है ना सर, ओरिजिन। नहीं ठीक है, रुक जाओ। पूजा कैसे होगा उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि जब अभी पहला वाला लाइन, यहाँ जो पहला लाइन था ना, R इक्वल टू A I कैप प्लस J A J कैप प्लस A K कैप, ये वेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ पर ये ओरिजिन है, जहाँ O है वो ओरिजिन है। तो ये तो दिख रहा होगा ना, ये इस वेक्टर इस एटम को पॉइंट कर रहा है। दिख रहा है ये बात? यस सर। हाँ। अब अगर एक काम करते हैं, हम लोग इन सब का नामकरण कर लेते हैं। ये O है ना, तो इस बिंदु का नाम हम लोग रख लेते हैं A, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं B, ये C, और इन सब का फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर्स बना देंगे, तो तुम लोगों को एक अंदाजा मिल जाएगा कि किसी का भी फिर कैसे बनाते हैं। E, यहाँ जो ऊपर कोने में है उसको F कह लेते हैं, यहाँ जो पीछे यहाँ बैठा कोने में है उसको G कह लेते हैं। मुझे लगता है सबका नाम हो गया, और ये इसका नाम O है। तो अब देखते हैं कि O बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या है? N1 N2 N3 क्या होगा? 0 0 0। A बिंदु का क्या होगा? पूजा अब अभी तुम अटेम्प्ट करो कि A का क्या होगा। पूजा तुम अटेम्प्ट 0 0 1 तो चूंकि A I X है ना, 1 0 0। हाँ एग्जैक्टली, है ना। अब तुम ही बोलो पूजा, B का क्या होना चाहिए? B का 0 1 0। बस अब तुम एकदम लाइन पे हो, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा था। तो अभी अगर इसी तरह C बनाए तो C का तुम्हें समझ में आ गया होगा। C क्या है? C फारदेस्ट पॉइंट है ना, तो ये है 1 1 1। क्यों, है कि नहीं? यस सर। बस अब देखो, सर, तुम ही बताओ कि D का क्या होगा। D वही था जो पहले प्रकाश बोला था। सर B का कोऑर्डिनेट सर एक बार फिर से देखिए ना सर, 0 1 0 होगा या 1 1 0 होगा? 0 1 1 होगा। सर B का पॉइंट जो है वो x एक्सिस में 1 यूनिट और y एक्सिस में भी तो 1 यूनिट है। हाँ हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। ओह यस सर। तो y और z है ना, हाँ तो y और z है ना, तो x तो नहीं है, इसलिए x 0 है। सर B पॉइंट में x और y दोनों 1 1 यूनिट्स है ना, z तो अच्छा 0 B, यूनिट। सॉरी तुम D नहीं B पूछ रहे हो, सॉरी मैं D सोच रहा था। B की बात करते हैं। B हाँ, यहाँ है, हाँ हाँ, 1 ये गलत बोल दिया हमने, सॉरी। एक और x 1 और होगा y सर। प्लेन दोनों में 1 1 यूनिट आगे बढ़ा है, तो ये 1 1 0 होगा, और z प्लेन में 0 है, सॉरी। तो तुम B बोल रहे थे और मैं D सोच रहा था। ये क्लियर हुआ ना D कैसे आया? यस सर। अब देखो कि ये चीज हम कंटिन्यू अगर करें, अभी तो ये सारे 1 और 0 का खेल कर रहे हैं हम। अब जैसे अगर E करे तो क्या होगा? दीपक तुम बोलो, E का क्या होगा? दीपक, E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे ई के भी सर देखो x एक्सिस में तो 0 है ना, E बिल्कुल, E खुद ही z एक्सिस पे है, तो इसलिए z एक्सिस पे ही बस एक बचा, 1 x और y दोनों पे 0 0 हो गया, है ना। x हाँ और सर, y पे तुम्हें एक कदम भी तो नहीं चलना पड़ रहा, ओरिजिन से तुम z एक्सिस की तरफ एक कदम बढ़ाए तो E पे पहुंच गए। तुम्हें तो सर। तीनों एक्सिस दिख रहे हैं ना, तो इसलिए इसका 0 0 1 होगा, है ना। चलो मुझे लगता है ये समझ गया। तो अभी तक तो हम लोग 0 और 1 का खेल खेल रहे थे।
अभी ये ब्रेवाइस लैटिस का ये यूनिट सेल है जिसको प्रिमिटिव सेल बोलते हैं कि ये एकदम ये बेसिक है, इससे इसके आगे अब बढ़ेंगे तो हम पूरा लैटिस क्रिएट कर पाएंगे। तो इसको इन्फिनिट टाइम्स बढ़ाते जाए राइट साइड में, बॉटम अप, लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ, तो हम ब्रेवाइस लैटिस पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो अब सोचो ये जो n1, ये हम नंबर्स क्या लिख रहे थे, जो 3 नंबर्स थे, ये दरअसल n1 n2 n3 के 3 वैल्यूज लिखते जा रहे थे। तो अब अगर हम इसमें किसी एक को बना दे, चलो एक लिखते ही है, ऐसे लिखते हैं। अब तक हम पॉइंट का नाम लिख करके उसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते थे। अब की बार हम लोग क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं पहले और फिर बोलते हैं कि उसका क्या होगा, -1 0 0। बताओ ये कहाँ है, कहाँ होगा इस मैप में? ये सर ये नीचे की तरफ होगा सर, रेसिप्रोकलिटीज में। सर एक के एकदम ऑपोजिट में होगा सर, ओरिजिन के उसका। डाउन प्लेन में सर। हाँ सर, वो लाइन जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं वही होगा उसके एक एंड पे। अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दरअसल एक्सिस को एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो हाँ जैसे जेड एक्सिस था उसको हमने पूरा बना दिया, फिर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो -1 जब हम कहते हैं तो पहला जो ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के लिए होता है, तो एक्स के पीछे चला गया अब, है ना। तो अगर यहाँ पे जो एटम होगा ब्रेवाइस लैटिस में, उसके लिए है ये -1 0 0। समझ में आ रहा है ये बात? तो अब तुमको ओम ये प्रश्न का उत्तर मिल गया ना कि कहाँ की पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखना था। कितने लोग लिख पाए पोजीशन वेक्टर्स? सर, हम लिखे थे सर, लेकिन वो उसने पूरा ये बना दिए थे, क्यूब पूरा बना दिए थे और सारा का पोजीशन वेक्टर ही लिख दिए थे, ऐसे बेसिक वाला नहीं लिखे थे। तुम्हें ये जिसका 3 लिखने थे, क्यूबिक का, फेस सेंटर्ड का, और अच्छा चलो किसी एक और की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा मुश्किल वाला भी हो जाए। फेस सेंटर्ड का क्या होगा? पूजा, इज इट रेलेवेंट की बात करें या ये हो चुका है? अगर हो चुका है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल लैटिस। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर फेस सेंटर्ड ही क्यों होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यों नहीं होता? सारा जो भी डायग्राम, क्यूब, क्यूबिक, टाइट्रो, ऑर्थो जो भी होता है। ऐसा नहीं होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होते हैं, मुझे लगता है कॉपर का कोई। बट सारे नहीं होते सर। हाँ, सारे नहीं होते। और ये क्यों तो नहीं होते? बट क्योंकि सारे एटम्स एक तो जैसे ही क्यों होंगे? सोचो कि अगर सोडियम और क्लोराइड का अलग अलग साइज है ना। तो सोडियम और क्लोरीन को एक साथ आके सोडियम क्लोराइड बनाना है, नमक, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं। सर। अब इन दोनों के एटम का साइज क्या है, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है, ये डिसाइड करेगा ना कि इसका ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड होगा या फेस सेंटर्ड होगा या टेट्राहेड्रल होगा या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। ये तो उनके बीच का एटम डिसाइड करेगा ना। अच्छा। मान लो ओके सर। तुम्हें तुम लोग को अगर सर्कल में खड़े कर दे सब दोस्तों को, तो तुम्हारे दाहिने तरफ अगर जो खड़ा है, अगर उसके हाथ छोटे हैं तो देखो उसका शरीर तुम्हारे शरीर से नजदीक हो जाता है ना। लेकिन sir. अगर तुम्हारे बाईं ओर जो खड़ा है उसके हाथ बहुत लंबे हैं, तो तुम सब लोग सर्कल में ही खड़े हो लेकिन वो तुमसे थोड़ा दूर हो गया ना। यस सर। हाँ, समझ तो गया सर। इसी प्रकार के डायनेमिक्स से तय होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअली डिसाइड होगा। तो एस्ट्रॉफ मर्मिन जिसको रेफरेंस बुक कहे थे हम, उसमें तुम्हें दिखेगा कि कौन से एटम का कौन से, जैसे चैप्टर 4 में कहीं लिखा हुआ है, मैं एक दो का बस ऐसे नाम ले लेता हूँ। जैसे इसमें इसमें डायमंड स्ट्रक्चर का बता रहे हैं। इसमें एफसीसी की और इसके हिसाब से नहीं बता रहा, बट बॉन्ड लेंथ बताता है। चलो ठीक है, वो लिस्ट अभी मुझे तुरंत नहीं मिल रहा।
लेट्स मूव ऑन और क्विकली हम लोग ये देख लेते हैं, या इसकी जरूरत नहीं है तो तुम ही लोग बताओ ना, बॉडी सेंटर्ड का क्या होगा? अगर बॉडी सेंटर्ड का क्विकली बता पाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई बॉडी सेंटर्ड का बता दे तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग, मैं इस बारे में श्योर हो जाऊंगा कि तुम लोग को सब समझ में आ गया ये। सर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, वो उसमें खाली वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन की, बॉडी वाला से डायगोनल पर एक सर इसको भी ए यूनिट्स रखेंगे ना? इसको भी क्या रखेंगे? ए यूनिट्स का मतलब यूनिट सेल का लेंथ ए यूनिट्स ही रखते हैं ना? मतलब जो तुमको आसान लगे, तो सोचने में जो आसान लगे वो करो। मुझे तो बस ये लग रहा है कि जैसे ये हुआ ना, अब इसमें बॉडी फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि वो आसान होगा। उसको जब करोगे तो आसान पड़ेगा। तो इसमें यहाँ एक एटम है, 2 3 4 5 1, ठीक है ना? और अब आगे यहाँ तक तो क्यूबिक सेल है, और फेस सेंटर्ड में हर फेस के बीच में एक एटम है ना? अब जस्ट टू कीप थिंग्स क्लियर, मैं एक ही फेस के, बॉटम फेस के सेंटर में एटम बना रहा हूँ, बाकी को नहीं बना रहा हूँ। ये याद रहे कि ये फेस सेंटर्ड नहीं बनाया मैंने। फेस सेंटर्ड बनाने के लिए मुझे बहुत सारे और हर फेस के सेंटर में एक एटम डालना है, ठीक है? लेकिन उससे तुम्हारा पिक्चर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डायग्राम में। डायग्राम में फिर से नामकरण अगर रखें तो ए, एक्सक्यूज मी सर क्लास से स्टार्ट होती है हमेशा हर दिन? 10 बजे से स्टार्ट होती है। मैं आज लेट से पहुंचा, मैं 10 मिनट लेट से पहुंचा। तो सर डेली 10 बजे से क्लास है? डेली नहीं, ऑल्टरनेट डेज। तुमने गूगल क्लासरूम में देखो, एक मैसेज पोस्ट किया हुआ है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लास होगा। हाँ, पिछले थर्सडे वाला क्लास को मुझे कैंसिल करना पड़ा था, मेरे सामने एक सडन सिचुएशन पहुंच गया था, इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ सबको नाम दिख रहा है, नीचे के एटम्स का ही मैंने नामकरण किया है, ए बी सी डी कोने पर वाला, और जो बीच में है उसका ई। अब एक्सिस फिर से डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। एक्सेस करने के लिए फिर सी वाला सर, तो इसको x कह ले हम लोग। ये x एक्सिस हो गया, यहाँ ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। सो d ओरिजिन है, ये तो अभी दिख रहा है, अभी के डायग्राम में d ओरिजिन है ना। तो अब अगर a का हमें पॉइंटर्स बनाने हो तो a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a बस वार्म अप के लिए बना रहे हैं, a का होगा सर ए ओरिजिन पे नहीं है ना, डी ओरिजिन पे है। डी ओरिजिन हो गया ना अभी। हाँ, XYZ तो डी पे मिल रहा है, तो ये AI। हाँ ठीक है, चलो वही भाषा में लिखते हैं, 1 और 0 0। अब सबको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि A अगर 1 0 0 है तो C भी 0 1 0 हो रहा होगा, तो E क्या होगा? E क्या होगा? बहुत मुश्किल नहीं है, देखो तुम लोग ये कर सकते थे खुद से भी, बहुत आसान है ये। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं A है, वो क्यूबिक सेल का जो लेंथ होता है ना, तो A है, और तो ये भी तो A ही होगा, क्यूबिक सेल है। ये दोनों अगर A है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो A से C तक अगर जोड़े तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना उस राइट एंगल ट्रायंगल का, ADC का, सब साथ में है ना।
ट्राइंगल एडीसी का 90 डिग्री डी पे है, तो एसी हाइपोटेन्यूज है और एसी के बीचों बीच है ई। जी सर, एसी के बीचों बीच ई है, ये कैसे कह रहे हैं हम? क्योंकि सर वो आपने क्या बोलते हैं फेस सेंटर बनाया ना, और वो सेंटर में रहेगा तो फिर ये क्यूब है सर, नीचे वाला हाँ। सर जो सरफेस जो क्यूब है और उसका डायमीटर सेम ही रहेगा। हाँ, तो ये अगर और सिंपलिस्टिकली देखना चाहो सर तो सर जो डायग्राम पॉइंट रहेगा सर, ट्राइंगल नीचे- एडीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वही AD इक्वल टू DC है, इसीलिए उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट करता है। Yes, ये sir. बहुत सिंपल सा बात है, वहां से जो लाइन DE आएगा वो AC के बीचों बीच ही होना है, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब ये 6-7 क्लास में जो हम लोग पढ़े थे आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो सबके थ्योरम से प्रूव हो जाता है। तो E मिडिल पॉइंट है। तो अभी AC क्या होगा? AC का लेंथ बताओ क्या है? सर √2a यूनिट्स होगा। हाँ, हाँ, ये कैसे पता लग रहा है? अगर A साइड का ये है तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर का समेशन और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो दोनों का, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर हुआ और उसका स्क्वायर रूट लिए तो यही अंडर Under रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a, यही बना ना? AC ये बना ना? तो उसका आधा कितना बना? by 2. बाई 2, है ना? तो AE कितना बना? A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना? ये बात ठीक हो गया? हाँ, कागज पे लिखोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर A डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है, ये तो क्यूब है ना, तो DE भी उतना ही होगा, CE भी उतना ही होगा, BE भी उतना ही होगा, है ना? क्योंकि पूरे फेस का सेंटर है, राइट? यस सर। हाँ, बस तो अगर वहां तक बात क्लियर हुई तो फिर हो गया। तो DE का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ वो कितना बड़ा है? A बाय स्क्वायर रूट Under root 2. 2A स्क्वायर रूट 2, ये आई कैप की डायरेक्शन में, और फिर वाई कैप के डायरेक्शन में फिर से वही A बाय स्क्वायर रूट 2, और जे कैप के डायरेक्शन में, ए कैप के डायरेक्शन में क्या? 0। क्या ये क्लियर है सबको? सर पोजीशन वेक्टर्स कोई एक बोलो, कोई रुक जाओ। हाँ प्रकाश तुम बोलो। हाँ सर, पोजीशन वेक्टर्स के लिए लिखेंगे तो ये तो सर मैग्नीट्यूड हो गया ना सर DE का, तो वो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो हाफ हाफ यूनिट से ना बढ़ा है सर, a/2 x की तरफ a/2 y की तरफ, और z की तरफ नहीं बढ़ा है 0 सर, जो E हाँ। पॉइंट की बात कर रहे हैं हाँ सही कह रहे सर। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया ना। सही कहे। हमने यहाँ ये गलती की कि AE हाँ का सर। वैल्यू तक तो ठीक लिखा है हम लोगों ने, A बाई स्क्वायर रूट 2, लेकिन E का जब ये पोजीशन वेक्टर्स लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, जो ये मैंने गलती की। कंपोनेंट्स के फॉर्म में। हाँ ये E के पोजीशन वेक्टर्स होंगे A/2 और 0। प्रकाश का क्वेश्चन और आंसर समझ में आया सबको? पूजा तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। सर समझ में आ गया? हाँ, सर ठीक। एक और चीज, जो E हाँ, बोलो। वाला है उसमें हाइपोटेनस थ्योरम ना लगा, पाइथागोरस थ्योरम ना लगा के हम डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते जो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वगैरह के लिए होते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। दरअसल कुछ और है नहीं वो, एक वो ज्यादा बस इजी याद, होगा ना? हाँ जो तुम्हें आसान से याद हो उससे बढ़ सकते हैं। दीपक तुम्हें कुछ नहीं कहना ना? आगे बढ़े हम लोग। यस सर, आगे बढ़ी। तो अब देखो ये अब हम लोगों ने पिछली बार एक बात की थी कि हम लगा सकते हैं तुम पे फोर्स, लेकिन तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो सिर्फ प्रेशर, है ना? उसी प्रकार से ये तो है लैटिस, लेकिन अब इसको तुम जब मेजर करते हो तो हमेशा तुमको रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं, जो इसका इनवर्स स्पेस होता है। तो इसलिए इसको तुम जब ठीक से देख लिए
इसको जब तुम ठीक से देख लिए, ये हटाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं हम। तो अगर R पोजीशन वेक्टर है, इसकी बात इसी की के डिटेल की बात कर रहे थे हम लोग, और ये क्लियर होना जरूरी था, तभी आगे बढ़ते हैं। एक एटम में किसी पोजीशन पे हम पहुंचना चाहें, अगर ये वो सेट है n1 n2 n3 से जिससे हम पहुंच सकते हैं किसी ब्रेवाइज लैटिस में, तो e⁻i k डॉट r, अच्छा ये r, ये देखो ये r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर, ये k क्या है, एक वेव वेक्टर। क्या है? वेव वेक्टर। तो e⁻i k डॉट r होता है एक प्लेन वेव, और तो जनरल पोजीशन वेक्टर r है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो k को कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। अब ये बात तुम्हें किताबों में मिलती है, मुझे लगता है ये बात कन्वे करने के लिए पहले तो तुम लोगों को ये समझना होगा कि ये एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है। इस बात से कितने लोग परिचित हैं कि e⁻i k डॉट r एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है? सर ये यूलर्स नोटेशन जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ e⁻i⁻θ, उससे मिलता जुलता कुछ है क्या, या फिर डिफरेंट? हाँ, उससे मिलता जुलता है। ये e⁻i⁻θ जब बनाते हो तो थीटा रिपीटेटिव हो सकता है। देखो जैसे इस डायग्राम को, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से हम लोग? साइन एक्स से, साइन एक्स, है ना। और इसमें x क्या है? तो x यहाँ पर है एंगल से, एंगल, और साइन x यहाँ पर है ना? तो मतलब अगर लिखना हो तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y इक्वल टू साइन x लिखेंगे। यही है ना, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। यस सर। तो ये, अच्छा ये लाइन जो है इस प्रकार से, ये साइन एक्स नहीं है, देख रहे हो ना। साइन एक्स एक बिहेवियर है जो कि इस प्रकार से मैथमेटिकली डिनोट करते हैं। मेरे साथ रहना, छूटना मत, थोड़ा सा भेद है। हाँ, कैसे कि मेरा फोटो हमको रिप्रेजेंट करता है लेकिन मेरा फोटो हम नहीं है, ठीक है ना। मेरे फोटो को जला दोगे तो हम नहीं जल जाएंगे। ये छोटा सा भेद जो है वही यहाँ पे भी है कि साइन एक्स जब हम कहते हैं तो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो एक्स है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन वाई का वैल्यू एक्स के वैल्यू के साथ पहले बढ़ रहा है, फिर एक निश्चित वैल्यू पे आके घटना शुरू हो जाता है, फिर आके शून्य होता है, फिर ऑपोजिट साइन का होने लग जाता है, फिर ऑपोजिट साइन में मैक्सिमम होने के बाद घटते हुए जीरो हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू। ये देख रहे हो, ये पीरियोडिक बिहेवियर जो है ये वाई का है, जबकि एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से जब हमें प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग करते हैं y इक्वल टू e⁻i⁻x। अच्छा e⁻i⁻x अभी जो वो कह रहा था, प्रकाश कह रहा था, ये इसको कहने का दूसरा तरीका है cos kx प्लस i sin kx। तो दरअसल ये इसी साइनोसॉइडल बिहेवियर जो कि यहाँ साइन के एक्स में है और कॉस के एक्स में, उसका एक कॉम्बिनेशन है, और यहाँ लेकिन एक आयोटा भी है। तो एक प्लेन वेव क्या होता है? नॉर्मली अगर कहीं तुमने एक बल्ब जला दिया तो वहां से जो रोशनी निकल रही है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, स्फेरिकल वेव निकल रहा है। प्लेन वेव क्या होता है? एकदम जो सीधा चल रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा, ये है प्लेन वेव। ये एक थियोरेटिकल प्रोपोजिशन है क्योंकि लिटरली प्लेन
कोई वेव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको इन्फिनिटली एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा। तुम लोगों को शायद ये दिख रहा होगा कि अगर कि cos थीटा और sin थीटा दोनों एक दूसरे से विपरीत चलते हैं, मतलब cos अगर 0 पे 1 होता है तो sin 0 पे 0 होता है, और cos अगर 90 पे 0 होता है तो sin 90 पे 1 हो जाता है ना। तो दोनों मिल करके इस प्रकार से चलते हैं कि वो एक प्लेन वेव बना हुआ है, हाँ, ऐसे जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की बढ़ने का दिशा क्या है? k, जो k वेक्टर है वो आगे बढ़ने का दिशा है, वेव के आगे बढ़ने का दिशा है। तो अब अगर इतना तुम लोग को यहाँ तक की बात अगर गई तुम लोगों के पास, तो अब यहाँ अगर आ जाए, सर ये कितने डायमेंशन में ये कर रहा है? अभी जब मैंने x लिखा है तो ये एक डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ जब बता रहा था तो मेरा मकसद तीनों डायमेंशन से था। यहाँ r, जब मैंने r लिखा था तो मेरा तीनों डायमेंशन से मतलब था। सर इसको थोड़ा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे दिखता कैसे होगा जाता हुआ? इक्वेशन में तो सर ये समझ गए, लेकिन वो वेव कैसे प्लॉट होगा वो 3D में? लिटरली एक प्लेन वेव सोचो, स्टील की एक बड़ी सी झल्ली है जो सीधे आगे की तरफ चल रही है, और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं e⁻ik से, जिसमें r पोजीशन है, मतलब फिजिकल स्पेस का पोजीशन, और k मोमेंटम स्पेस का वेक्टर है। तो अभी रेसिप्रोकल लैटिस में कहते हैं इसको। थोड़ा और हम लोग बात कर लेंगे, तुम लोग आज तो पहले इससे परिचय हुआ, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर r ब्रेवाइस लैटिस का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो k अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो वो k रेसिप्रोकल लैटिस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में विशेष बात क्या है, यहाँ r क्या है, जिस ब्रेवाइस लैटिस की तुम बात कर रहे हो उसके लिए ये वेक्टर है r। ये r हर ब्रेवाइस लैटिस के लिए अलग होगा, लेकिन ये जो स्मॉल r है, इट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल पोजीशंस। तो अब इन दोनों को तुम अगर फैक्टर आउट करोगे तो जो ऑयलर इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं उसको देख के समझ में आएगा कि ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सर थोड़ा फिर से वो थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दीजिए, आर वाला नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है, कैपिटल आर क्या है? वही जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, कि जैसे हम लोग फेस सेंटर्ड का बनाए ना, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस 0। जी सर। ये r वो है कि किसी एक ब्रेवाइस लैटिस का पोजीशन वेक्टर, कि उस ब्रेवाइस लैटिस में ही वो सिर्फ काम करेगा। जी सर। और जो सर वो छोटा आर है वो सबके लिए सेम रहता है? ये जनरल पोजीशन सबके लिए सेम रहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जनरल पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जनरल xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है, ये r। अच्छा सर। ये दोनों ही वेक्टर्स हैं, और ये k भी वेक्टर है, तो ये kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप है, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। दिख रहा है तो सर। अभी अगर तुम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये e⁻i k डॉट r प्लस e⁻i k डॉट कैपिटल r आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर ये शायद मुझे ही ये मैथमेटिक्स यहाँ दिखा देना चाहिए था। अगर ये सॉफ्ट कॉपी में लिखने का जो जहमत होता है उसको बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, क्योंकि ये टू पावर में एक्सपोनेंट में अगर मल्टीप्लाई होता है तभी तो वन रहेगा ये, और उसके लिए जरूरी है कि k डॉट कैपिटल R को 0 होना पड़ेगा। e⁻0 आता तो वो 1 आएगा। यस सर। अगर k डॉट r 0 आएगा तभी तो ये 1 आएगा यहाँ। और अगर ये 1 आ गया, मुझे ये एक बार कोशिश करता हूँ कम से कम लिखने की, उस समय जो मैंने मेहनत बचा ली, अब कर देता हूँ। ऐसे
E I K dot this would be I K dot R plus I K dot R. ये सिर्फ मैं पावर वाली चीज लिख रहा हूँ, एक्चुअली ऊपर का सिर्फ खोल रहा हूँ। हाँ समझ रहे सर, सो वो दिख लग रहा है, ठीक सर। अब अगर तुम लोगों को ये बात पता है कि तुम लोगों को ये बात पता है कि अगर y टू द पावर a प्लस b है तो वो इक्वल टू होता है y टू द पावर a इंटू y टू द पावर b। ये पता है तुम लोग को, है ना? ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स जब ऐड हो रहे होते हैं तो दरअसल ये होता है, हाँ सर। है ना? ये बात तुम लोग को पता होगा, स्कूल में पढ़े थे। तो वही वाली चीज यहाँ पे अब खोलेंगे हम लोग। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगाते हुए e to the power I k dot r into e to the power I k dot capital R। ठीक है, तो अब अगर इस कंडीशन को सही होना है, अब अगर इस कंडीशन को सही होना है तो तुम्हें दिख रहा है क्यों e to the power I k dot capital R को 1 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसको 1 होना है, ये बात यहाँ तक आई। अब ये 1 होने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेज करना होगा ना। तो अब प्रश्न ये आता है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जनरेट करें कैसे हम लोग। तो अगले पे आते हैं हम लोग। अगर a1, a2 और a3 प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं, प्रिमिटिव वेक्टर्स वही जैसे कि हम लोग क्यूबिक लैटिस में कह रहे थे कि a i कैप प्लस a b कैप a j कैप प्लस a k कैप, तो वो प्रिमिटिव वेक्टर्स हुए। वो तीन प्राइमरी वेक्टर्स जिसका इस्तेमाल करके पूरे ब्रवेस लैटिस के इन्फिनिटी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनेगा ऐसे? अच्छा, ये वाली बात कह सकने के लिए तुम लोगों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है किसी को? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तुम लोग बैचलर्स में कभी सर पढ़े ये होंगे। वाला फॉर्मूला में बोल रहा था सर, ए बी और सी फॉर्म में। ए बी और सी फॉर्म मतलब क्या? सर जैसे आपने B1 B2 लिया है और बाद में नेक्स्ट दिया है आपने, हाँ, तो इसकी जगह मैं पे चाहता मैं था ए कि बी सी करके ये फॉर्मूला बना था। हाँ बना सकते हो। बना रहा था मतलब क्या, कहाँ बनाए हो? मुझे ये नहीं दिखा। सर कॉपी में है सर, हाँ हाँ ठीक है, तो वो तो मैं नहीं मैं देख रहा हूँ सबमिट ना। कर दूंगा उसको भी सर, फॉर्मूला ही मैंने ठीक है, जनरेट किया है तो सर ये बस। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है तुम लोग को? ठीक है सर। कैन समबडी टॉक अबाउट इट? मुझे समझ में आ जाए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम लोग को पता है कि नहीं। देखो, वेक्टर तीन प्रकार से आपस में, अगर तीन वेक्टर्स हैं तो तीन प्रकार से आपस में दो प्रकार से आपस में प्रोडक्ट हो सकते हैं।
एक तो स्केलर मेथड है, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जैसे दो वेक्टर्स के साथ, अगर दो ही वेक्टर्स हैं तो उनके साथ दो चीजें कर सकते हो। एक तो स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हो जिसको डॉट प्रोडक्ट लेना कहते हैं, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते हो जिसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना कहते हैं। याद आ गया? ये इतना याद हाँ आया? सर। ठीक है, अब उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि तीन वेक्टर्स हों तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्योंकि देखो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकल के एक वेक्टर आया, और उस दोनों का फिर A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट आया, तो अब ये वेक्टर, ये स्केलर बन गया ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर स्केलर हो गया। डिनोमिनेटर दोनों में एक ही है। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? A2 क्रॉस A3। तो देखो B1 निकालना था तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय A2 क्रॉस A3 की है। B2 निकालना है तो देखो यहाँ A2 नहीं है, A3 क्रॉस A1 आ रहा है। इस प्रकार से तुम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल सकते हो। ये लेकिन ये कोई याद रखने की भी बात नहीं है। अगर तुम ये बात को नोटिस करो, फिर यहाँ क्रोनेकर डेल्टा सिंबल आया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यही होमवर्क बना लेते हैं अपना, ये कर लो। कि क्रोनेकर डेल्टा सिंबल सर, ये क्वांटम में पढ़े थे सर, क्रोनेकर डेल्टा क्वांटम फिजिक्स में। तो ये तुम्हारा होमवर्क हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझ के आना है। ठीक है, ये तुम लोग के असाइनमेंट में डाल देंगे, उसको तुम कर लेना। ठीक है सर। ये तीन चीजें एक्चुअली अभी के लिए मुझे लिटरली यही चाहिए बस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब तुमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आया तो स्वतः तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे रेसिप्रोकल वेक्टर्स का निर्माण कर रहा हूँ। सर ये एक ऐसा वेक्टर है जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। किस कंडीशन को? ये इज इक्वल टू e हाँ, की पावर i के r। मतलब ये जिसमें k डॉट r 0 हो। तुम लोग जब ये करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये चीज। क्रोनेकर डेल्टा वैसे मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ था, जब i और j सेम होते हैं तो वो 1 होता है। मतलब कि b1 प्लस b1 a1 क्या होगा? 2 पाई। b2 a2 क्या होगा? 2 पाई। b3 a3 होगा 2 पाई। लेकिन b1 a2 क्या होगा? 0। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा या शायद आ रहा है, बोलना नहीं चाहते हो कोई? ठीक है, यहाँ पे रोक लेते हैं हम लोग क्लास को, और इसको यहाँ ये पढ़ के आओ। हम लोग फिर मंडे को नहीं, अगला क्लास कब होता है? आज सैटरडे हो गया क्या? हाँ सर, आज सैटरडे। तो हम लोग फिर ट्यूसडे को मिलते हैं, और ट्यूसडे को तो मिलते हैं अभी के लिए। उसके बाद से फिर 4 तारीख से हम लोग की रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम लोग का रेगुलर क्लास हो रहा होगा। ठीक है, फिर और तो कोई बात नहीं सर? हाँ बोलो सर, मैं बोल रहा था कि उसके प्रोग्राम वगैरह तो कोई सर वो नहीं रिलीज होगा सर, क्लास से रिलेटेड टाइम टेबल वगैरह? अगर रिलीज होगा तो वो तुम्हें डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, रखता हूँ। किसी और को कुछ अभी के लिए पूछना है? किसी को नहीं कुछ कहना है तो सर होमवर्क ट्यूसडे से पहले सबमिट करना है ना? हाँ, देखो ये आइडिया ये है ना कि आज जैसे इतना समय हम लोग को पिछले होमवर्क पे स्पेंड करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता अगर तुम लोगों को वो समझ में आया हुआ होता। और कभी भी पायदान पे चढ़ के ही तो आगे बढ़ोगे। तो पिछले वाले क्लास का ये वाला हिस्सा अगर ना समझ में आया तो हम आगे नहीं समझा पाएंगे तुम लोगों को। ये जैसे फिलॉसफी का तो क्लास नहीं है कि बोलते जाएं और सुनते जाओ तुम, और बाद में जाके नोट्स पढ़ लोगे। ये पूरी क्लास ही बेकार हो जाएगी अगर समझ नहीं आया तो, साथ नहीं चल पाओगे फिर। इसीलिए कर लो। और अगर इस बीच में फिर दिक्कत आती है तो हम लोगों का जो vksu.phy वाला ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट करो कि ये बात नहीं समझ में आ रही। हम अगर समय मिला तो हम तुमको जवाब देंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।